नमस्कार, मैं ज्योतिषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर दुर्ग से है, जहां 7 सितंबर को रायपुर जेल से इलाज के दौरान फरार हत्या का आरोपी कारण पोर्ते को आरपीएफ पोस्ट दुर्ग और गोंदिया की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। सूचना मिलते ही गोंदिया स्टेशन पर ट्रेन और सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, जिसमें आरोपी को ट्रेन बदलते हुए पाया गया। इसके बाद दुर्ग स्टेशन पर आरपीएफ प्रभारी और टीम के सामान्य कोच में चेकिंग कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंदिर हौसाद थाना के अपराध में आरोपी रायपुर जेल में बंद था। वहीं आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। ये मामला पुलिस को सूचना मिला था कि एक आरोपी हॉस्पिटल में आया था ट्रीटमेंट के लिए एम्स में, वो कल से फरार है। तो उसका भी हम लोग सुबह 9:30 सूचना मिला कि चेरलापल्ली एक्सप्रेस में आ रहा है वो गोंदिया से, आगे के गोंदिया में है। तो उसका सूचना मिला तो हम लोग डीआरपी के साथ सीआईडी, एसआईडी और गोंदिया की टीम के साथ हम लोग उसको यहाँ पे आने पर चेक किए। तो सामान आगे के गोंदिया में मिला वो, जो फोटो भेजा हुआ था उसका, उसके हिसाब से उसको पहचान किया गया और पहचान में अपना नाम बताया करण पोर्ते करके और एक्सेप्ट किया गया वो जेल से बाहर करके ट्रीटमेंट के दौरान। ये मंदिर का है, मंदिर में केस था इसका मर्डर का 2021 में 2021। तो उस टाइम से रायपुर जेल में बंद था और कल ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे, तो हॉस्पिटल को बाहर कर दिया। थाना जंगाला क्षेत्र में एक हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 26 अगस्त 2025 को थाना जंगालू क्षेत्र के ग्राम गोंगाला निवासी सुरेश उज्जी की हत्या की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना जंगाला ने मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी। पुलिस को सूचना मिली कि मृतक सुरेश के सर और चेहरे पर ठोस वस्तु से गंभीर चोट आई है और उसका शव कोटेनार जाने वाली पहाड़ी मार्ग पर पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार हत्या पारिवारिक विवाद और आपसी रंजिश के चलते की गई थी। पुलिस के अनुसार संदिग्ध आरोपी बामन सोडी ने पूछताछ शुरू की और उसने हत्या की बात स्वीकार की। आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया आला जरा पत्थर भी बरामद किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही के बाद न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। भारतीय सिंधु समाज बिलासपुर ने प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें समाज के प्रतिभावान सदस्यों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता और प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। भारतीय सिंधु सभा के इस कार्यक्रम में प्रतिभागी युवा और उनके पालकों ने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिलासपुर में सिंधु समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां समाज के नायकों से लेकर युवा सितारे तक को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। भारतीय सिंधु सभा बिलासपुर की इस पहल का उद्देश्य समाज के भीतर छिपी प्रतिभाओं को न केवल सामने लाना, बल्कि उन्हें उचित मंच और मार्गदर्शन भी प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य, गायन और वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। बच्चों और युवाओं ने जोश और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। वहीं अभिभावकों ने इस आयोजन को समाज के लिए एक सकारात्मक पहल बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिलासपुर की ये पहल
पूरे देश के सिंधु समाज के लिए प्रेरणादायक है। हमें गर्व है कि समाज के बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। हम उन्हें हर कदम पर सहयोग करेंगे। साथ ही कहा कि बीते कुछ वर्षों में युवा पीढ़ी का लगाव संस्कृति के प्रति बढ़ रहा है और हम बातचीत से जागरूकता को बढ़ावा दे सकते हैं। जहाँ तक धैर्य की बात है तो किसी भी कार्य की पूर्णता सृष्टि में कभी नहीं होती। सदैव ये अनुभव होता है कि कार्य और बेहतर हो सकता है या और विस्तार हो सकता है। इसी तरह से समाज संबंधी जो गतिविधियां हैं, सुखद अनुभव ये रहा है बीते 4-5 वर्षों में कि युवा पीढ़ी का लगाव अपनी संस्कृति के प्रति बढ़ रहा है। समस्या है भाषा और बोली की। इसके लिए युवा पीढ़ी नहीं बल्कि वे लोग थोड़ा अधिक जिम्मेदार है जो परिवारों में अपनी भाषा को विकसित किए बैठे। प्रयास चल रहा है कि परिवारों में बोली और भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। युवा पीढ़ी जुड़ने को तैयार है और सोशल मीडिया ने युवा पीढ़ी को वह मंच दिया है जिसके माध्यम से समाज और संस्कृति की उत्थान की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और ये सुखद है। लेकिन हाँ, आपने कहा बेहतर और क्या हो सकता है तो प्रवास के माध्यम से स्थान स्थान पर जाकर इस संबंध में चर्चा करना और चर्चा के बाद जो बातें सामने आ रही हैं उनको सभी तक लगाना और जो कमियां हैं उनको दूर करना, ये भारत की सफलता का प्रमुख है। आपको ये बात सर्वोचित है क्योंकि नारी शक्ति, मातृशक्ति वो परिवार में सबसे अधिक समय पाती है। बच्चों के साथ उनका समय अधिक बीतता है तो बच्चा माँ से जो सीखता है उसी को वो आगे ले जाता है। तो ये अब सही समय है कि हमें मातृशक्ति को आगे लाना होगा। और भारतीय हिंदू सभा ने तो बहुत समय पहले से अपनी महिला इकाई का गठन किया था। आज महिलाओं को समानांतर व्यवस्था के आधार पर उचित सम्मान देकर उनसे कार्य करवाया जा रहा है और उसमें सफलता मिल रही है। एकल परिवारों ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है और ये बीमारी पता नहीं क्यों समग्र हिंदू समाज में घर कर रही है कि छोटा परिवार होगा तो अधिक बेहतर बच्चों के लिए कर पाएंगे। और वो ये भूल जाती हैं कि मानव संसाधन ही कुछ होता है। हम यदि आबादी को अनुपातिक दृष्टि से कम कर जाते हैं तो सामाजिक संतुलन गड़बड़ा रहा है। कई रिश्ते समाप्त हो रहे हैं, कहीं चाचा नहीं, कहीं बुआ नहीं, कहीं मौसी नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आबादी इतनी अधिक हो जाए कि सिर्फ प्रकृति के संसाधनों के अनुपात में समस्या आए, परंतु हाँ इस समय अब ये सोचने का सही समय है समग्र हिंदू समाज को अपनी आबादी को ध्यान देना होगा। देखिए आज का जो कार्यक्रम है कि प्रतिभा सम्मान समारोह है, लेकिन प्रतिभाओं को कहीं न कहीं ये संदेश जाना चाहिए कि उनकी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है, उनका समाज के प्रति दायित्व है। तो समाज के प्रति दायित्व का निर्वहन करने के लिए वो अपनी प्रतिभाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। इस कार्य के लिए तरह आयोजन बहुत सारा है। अर्थव्यवस्था की जहां तक बात है तो केवल उद्यमी से सब कुछ नहीं होगा, वहां काम करने वाले भी चाहिए। तो उद्योगों में सेवक भी चाहिए, परंतु ये समानांतर अनुपातिक व्यवस्था की ओर हमें देखना होगा। यदि केवल उद्योग बढ़ेंगे तो उद्योगों में काम करने वाले लोग रहेंगे, फिर उसके समानांतर जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं उनमें कौन आएगा। हमें छोटे से छोटा काम उस पर भी ध्यान देना होगा। आज यदि साइकिल का टायर पंक्चर होता है तो उसके लिए हमें मुंह देखना पड़ता है कि आज कोई पंक्चर बनाने वाला नहीं, टीवी रिपेयरिंग करने वाला मैकेनिक भी हमें चाहिए, तो हमें एक इंजीनियर भी चाहिए। तो ये समानांतर व्यवस्था तो हमारी शिक्षा के आधार पर चलती है, परंतु संतुलन की कमी आ गई है। हर व्यक्ति बड़े बड़े स्वप्न लेकर निचले स्तर को त्याग कर केवल ऊपर जाना चाहता है, ये एक चिंतनीय विषय है। आज का जो प्रोग्राम हो रहा है वो प्रतिभा सम्मान क्या हो रहा है, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। कम से कम 200 बच्चे आए हैं और हर साल की भांति इस साल भी ऐसा हो रहा है। ये परंपरा इसलिए बनाने की कई लोग रिजल्ट अगस्त तक आते हैं, तो हमको इसलिए सितंबर का माह पर अपना पेश किया हुआ है कि उन बच्चों को कहीं तकलीफ न जाए और सबको सम्मान मिल जाए। और इसमें क्या पहले छूट जाएंगे बच्चे, इसमें अगर हम पहले करेंगे तो उसमें बच्चे छूट जाएंगे। इसको बहुत फर्क पड़ता है। आगे हमारे यहाँ के जो उत्साहित है उनको एसपी, डीएसपी, तहसीलदार बहुत अच्छी पोस्ट में ही हुए हैं। देखिए हमारा समाज व्यापारी समाज है और हमारे बच्चे अभी वर्तमान में उनमें टैलेंट बहुत अच्छा है, उनको पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी इंटरेस्ट है और आगे बढ़ भी रहे हैं। और हमारा समाज चाहता है कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के साथ व्यापार में उतना काम नहीं कर सकते। उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो यही है कि उनको वहां पर प्रोत्साहन दिया जाए ताकि आगे बच्चों को उसमें आगे तैयारी करने में मदद मिले। तो इसलिए हर साल हम लोग बच्चों के प्रोत्साहन के नाम से कार्यक्रम करते हैं जो हमारे समाज के बच्चे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, अभी हम पिछले 2-4 सालों जिनको मुख्य अतिथि बनाया था
उन्होंने हमसे बोला कि आज से 10 साल पहले हम यहाँ से सम्मान प्राप्त, यानी जो भी बच्चों को सम्मान मिलता है वो सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। प्रतिभा सम्मान में भाग लेके उनको भी सफलता मिल चुकी है, तो इसका बहुत महत्व है। अभी तो चलिए थोड़ी दूसरी परिस्थितियां हैं, नहीं तो साल में बच्चों को इंतजार रहता था कि कब हमारा प्रोग्राम आया है, कब हम इस प्रोग्राम में भाग लें, कब हमें पुरस्कार मिले। इतना उनमें उत्साह रहता था बच्चों में। ये हम अपने समाज के ही लोग बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। अन्य समाज में अगर इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि मतलब भेदभावना वाली बात आ जाए। ठीक है, तो ये हम अपने समाज के बच्चों को प्रोत्साहित आज से नहीं, कम से कम 25-30 सालों से कर रहे हैं। शुरुआत में हम 4 बच्चों को किए थे, जिसको हम सीढ़ी दर सीढ़ी आज 200 बच्चों को कर रहे हैं। यहाँ से पाए हुए प्रतिभा सम्मान बच्चे बड़े बड़े पदों में आज विराजमान है। कोई बेंगलोर में है, मास्टर डेवलपर है, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई सीए बने हुए हैं। तो ये बच्चों को उत्साहित करने के लिए कार्यक्रम समाज की तरफ से होता है। उसी में होता है कि अगर अपन फ्रेंडशिप में बहुत टाइम तक साथ में है तो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ जाती है या कुछ हो जाता है, तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि वो हमारे कास्ट का नहीं है क्या। फ्रेंडशिप इज गुड, बट अगर हम अपने कास्ट के बाहर होके, अपने समाज से अलग होके वो जो चीज करते हैं तो वो हमारे पेरेंट्स के लिए भी सही नहीं है ना उसके लिए। अब जैसे धर्मांतरण की बात आ गई, तो हम दूसरे कास्ट में शादी कर रहे हैं, हमको हर उनका रिचुअल फॉलो करना पड़ेगा। एज बीइंग अ गर्ल, अगर मैं किसी लड़के दूसरे से शादी कर रही हूँ तो मेरे को उसका रिचुअल फॉलो करना पड़ेगा। वो लड़की को जरूरी नहीं है कि वो मेरे सिंधी समाज के या मेरे सिंधी धर्म होने पे या मेरे हिंदू होने पे वो मेरे सारे रिचुअल्स फॉलो करेगा, पर मैं उसके घर में रहूंगी, मैं उससे शादी कर रही हूँ तो मेरे को उसके रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा एक पॉइंट है जो आजकल सब जगह चल रहा है। स्कूल और कॉलेज में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज देने चाहिए, जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि हम कहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर हम अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सके और अपना ओपिनियन खुल के रख सके, ताकि लोगों को हम जागरूक कर पाए कि हम दूसरों को हेल्प कर पाए आगे बढ़ने से। अगर हमारे कुछ सपने हैं जो हमारे कभी पूरे नहीं हो सके तो हम दूसरों को हेल्प करें कि तुम आगे बढ़ो। पहले तो जो अभी लोग बिछड़ गए हैं समाज से और उन लोग को सिर्फ लाइक हम लोग जैसे यूथ है तो हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि फ्रेंड्स के साथ पार्टिंग करेंगे, ये करेंगे। अब हमारी कल्चरल भी इतने प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं चाहूंगी कि अगर मैं लीडरशिप क्वालिटी में आती हूँ तो जो मेरा यूथ है, जो पुराने हैं वो तो हमारे समाज से जुड़े ही हुए हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी जुड़े हैं। मेन जो आजकल का यूथ है, जो अभी जेन जी जनरेशन चल रही है, तो उनको पहले तो मैं मोटिवेट करूंगी वो सारे फंक्शंस, कल्चरल प्रोग्राम्स अटेंड करें। हमारे समाज में जो चीज होती है सिंधी समाज को समझने का ट्राई करें, उनके साथ डेवलप हो जाएं, उनके साथ एकदम अपना वाइब सेट कर लें। अब मैं बचपन से स्टेज पे परफॉर्म करते आ रही हूँ, तो मेरी स्टेज से ऐसी वाइब है कि अगर छोटा सा भी प्रोग्राम होता है या मुझे एक भी कॉल आती है तो मैं हमेशा यहाँ आने के लिए रेडी रहती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स वहाँ पार्टी कर रहे होंगे या सैटरडे नाइट है या संडे है या कुछ भी है, मैं यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट रहती हूँ। याद का वो मिलेगा कि हमें नहीं करना चाहिए, धर्मांतरण बंद करना चाहिए और हमको यहाँ पे स्टेज फियर जो होता है वो भी दूर होता है हमसे। शिप में मतलब फ्रेंड्स होने चाहिए, बट इतना भी कोई अपने हिसाब से फ्रेंड्स बनाने चाहिए, माँ बाप करते हैं। ऐसी बात नहीं है, मतलब मीन ऐसा रहता है कि आजकल की संगत ऐसी है कि बच्चे लोग अपने पेरेंट्स से लड़ने लगते हैं, पर कभी भी एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोच सकता। अपने बच्चों पर अपने को विश्वास रखना भी चाहिए, रखना चाहिए। हाँ, पर आजकल का माहौल ऐसे हो गया है तो लड़कियों भी जरूरी है, वो भी लड़की और लड़कों से ही आया है माहौल भी। ये बात है ना, अभी का माहौल अच्छा नहीं है ना, पहले में ज्यादा नहीं था, मतलब अभी के जो है ना वो कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो हमारे ऊपर रहता है कि हम किस चीज को कैसे यूज करें। एक चीज का हार्मफुल यूज भी हो सकता है, उसका यूजफुल भी हो सकता है। अगर हम उसको अच्छे से यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छे से यूज होगी चीज। और वैसे बोलूं तो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए प्रोसेसिव रहते हैं, कभी गलत नहीं हो सकते। मेल मिलाप भी होता है, आदान प्रदान भी है, दोनों है, दोनों अपनी जगह। बच्चों का भी उत्सव बढ़ता है, ऐसे बच्चों को भी लगता है कि हम लोग भी आए, हमारे समाज का नाम भाई आगे आए, हम सिंधी है तो हम लोग सिंधी भी लड़कियों के लिए बोलते हैं समाज वाले कि बहुत अच्छा करते हैं कि सिंधियों का उत्सव बढ़ा रहे हैं, सिंधी बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि आप और आगे बढ़ो। यही बोलना चाहेंगे कि हमारा जो सिंधी धर्म है, आजकल के बच्चे लोग जो भी मतलब है हमारे सिंधी समाज के, वो सिंधी बोलना भूल ही गए। मतलब उनको पसंद ही नहीं आती कि सिंधी, अरे हम तो सिंधी नहीं बनना चाहते, हमें सिंधी बोलनी ही नहीं है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सिंधी भाषा बोलनी जरूरी है।
सबसे पहले तो एक्सप्रेशंस चलते हैं, डांस के साथ के एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए, एनर्जी अच्छी होनी चाहिए और डर तो नहीं होता डांस का, बाकी एनर्जी एक्सप्रेशंस। ये बोलना चाहेंगे कि जैसे आज हम लोग परफॉर्म करते हैं, हर एक फंक्शन में परफॉर्म करने का मौका मिलता है, ये तो बस अब यही बोलना चाहिए कि आगे भी बस ये चीज चलती रहे कंटिन्यू। इसी पर समाज सपोर्ट करती है जैसे हम लोग को, तो आगे भी ये सपोर्ट करते रहे समाज, और समाज से ही आगे हम लोग बढ़ सकते हैं और आने वाली पीढ़ी भी और अभी वाली जो पीढ़ी है वो भी समाज से ही आगे मतलब बढ़ सकती। हम लोग सिंध छोड़ के हिंद में आए थे सिर्फ अपना समाज और अपनी बोली बचाने के लिए, तो मेरा बाकी पूरे समाज से बस यही है कि आजकल हम लोग अपने कोई घर में ऐसा होता है कि अगर उनके बच्चे गलत रास्ते में चल रहे तो वो लोग सपोर्ट करते हैं कि हमारा बच्चा, हमको हमारे बच्चे की सिर्फ खुशी चाहिए, तो अपने बच्चों की खुशी ना देखकर जो हम सब छोड़ के आए हैं, जिस चीज के लिए हैं उसको इम्पोर्टेंस और उसी को प्रायोरिटी दे, क्योंकि हम लोग उसी चीज के लिए तो छोड़ के आए थे ना कि हम लोग को अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना समाज नहीं छोड़ना है, तो हम उसी को अब कैसे भूल जा रहे हैं, हम कैसे सो जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। तो वही बोलना चाहूंगी मैं अपने समाज को कि अपने बच्चों की सिर्फ खुशी नहीं, जो हमारा समाज हमसे चाह रहा है, जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, हम उनको प्रायोरिटी दें। सिंधु समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी समाज का उत्थान उसकी भाषा और संस्कृति से होता है। भारतीय सिंधु सभा का मकसद है कि सिंधी भाषा को अपनाओ, क्योंकि सिंधी समाज बहुत ही प्राचीन है। भारतीय सिंधु समाज देश और समाज का विकास चाहता है और हम सब में एकता हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मेरा नाम रघाराम नैनवानी, अध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा छत्तीसगढ़। किसी भी समाज का उत्थान उसकी भाषा और उसके संस्कारों से होता है। अगर वो अपनी भाषा और संस्कार भूल जाते हैं तो वो मतलब समाज पतन की ओर जाता है। इसलिए समाज उठाने के लिए ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारतीय सिंधु सभा का जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि सिंधी भाषा को अपनाओ और अपने संस्कारों को अपनाओ, क्योंकि हम बारीकी से देखते हैं कि जो हमारी सिंधी भाषा है ये बहुत ही प्राचीन, लगभग 5000 साल पुरानी भाषा है और उस समय भी ये सिंधी समाज इतना सभ्य रहा है कि उन्होंने लोगों को कपड़े पहनना, खेती बाड़ी करना, मकान बनाना, कई दुर्लभ चीजों का उन्होंने सिखाई है। तो भारतीय सिंधु सभा जो है वो देश का विकास चाहती है, समाज का विकास चाहती है और सब में एकता होना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। चर्चा का विषय यही उत्थान, समाज का उत्थान करने का। जैसे हमारी जैसे उम्र है, अभी 79 साल की हो गई है, पर हम जो युवा है उन लोगों में जोश भरना चाहते हैं कि ये आगे चल के जो पीढ़ी होगी उनको ये शिक्षा मिलती रहे, ये हमारे संस्कार जो है वो हमेशा रहे, हमारी भाषा हमेशा रहे, इस तरह से। नहीं, ऐसा है, युवा पीढ़ी को समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो हमारे प्राचीन पद्धति है वो असली पद्धति है, ये उनको समझाना पड़ेगा और वैसा प्रयास कर रहे हैं और चल रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय सिंधु सभा बिलासपुर का ये आयोजन न सिर्फ युवाओं के उत्थान को बढ़ाने वाला है, बल्कि समाज में शिक्षा और संस्कृति के प्रति एकजुटता और जागरूकता का भी प्रतीक बना। ब्यूरो रिपोर्ट। बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में 3 दिवसीय 22वां राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन छत्तीसगढ़ एथलीट संघ ने किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने शिरकत की। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को संघ की ओर से पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने की। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूरे राज्य से आए लगभग 1500 खिलाड़ियों
और खेल अधिकारियों ने 3 दिवसीय प्रतियोगिता में खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इसमें एथलेटिक्स की 17 खेलों में 138 विधाओं में प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। बालक और बालिकाएं दोनों वर्ग के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सबने खेल भावना के अनुरूप बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। वास्तव में खेल में कोई हारता नहीं है, या तो वो जीतता है या आगे के लिए कुछ सीखता है। तो जरूरी है खेलों में भागीदारी बड़ी बात है। कलेक्टर साहब, दो अलग अलग प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता हुई है। आप सब ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी। आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ और देश के नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खेल के मैदान में कोई हारता नहीं है, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। और इसलिए खेल के मैदान में आना और खेलना ये अपने आप में बड़ी बात। अजीत नगरा जी का मार्गदर्शन, हमारे अन्य कोच लोगों का मार्गदर्शन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सानिध्य आप सबको मिला है। निश्चित रूप से उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी और आपकी खेल प्रतिभा में निखार आएगा। दुर्ग में शिक्षक दिवस और अनंत चतुर्दशी के उपलक्ष्य में हेरिटेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में समाज के स्तंभ गुरुजनों को सम्मानित किया गया और साथ ही बाबा श्री सिद्धि विनायक जी का महाभोग प्रसाद पान कराया गया। दोपहर में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी भिलाई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन समेत अन्य विशेष अतिथियों का आगमन हुआ। इस दौरान हेरिटेज पब्लिक स्कूल के समस्त शिक्षकों का सम्मान विधायक प्रतिनिधि ने किया। और आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कल तो छुट्टी हो गई थी, तो कार्यक्रम आज सम्मान किया गया गुरुजनों का। और सभी गुरुजन जो राष्ट्र निर्माण में हमारे बच्चे हैं, नौनिहाल हैं, लाडले हैं, उनको एक मार्गदर्शन के रूप में प्रथम गुरु माँ होती है, बाद में फिर शिक्षक शिक्षिका होते हैं। क्योंकि बच्चा अगर शिक्षक ने कुछ बोल दिया है तो अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानते। ऐसे माइलस्टोन बनाने वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे जो हम सब मनाते हैं, एक निश्चित रूप से, और आज विधायक जी द्वारा लोगों को मेडल और सर्टिफिकेट जो दिया गया है, ये काबिल तारीफ है। शिक्षकों में काफी उत्साह है कि ऐसे जनप्रतिनिधि भी अब आ रहे हैं कि जो हम लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। और सरकार तो संवेदनशील है ही कि शिक्षा के जगत में ये समाज का रीढ़ है, तो इसको महत्व देते हुए यदि काम सरकार भी करती रहेगी एक दूसरे से कंधा मिला के, तो निश्चित रूप से हम सब व्यवहारिक जगत में एक सफलता को हासिल करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। हम सब हरिराज स्कूल में आज शिक्षक सम्मान समारोह में आज कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, और ऐसी सोच अगर किसी सरकार की और किसी जनप्रतिनिधि की आती है, बहुत ही अच्छी बात है भारत की। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। छत्तीसगढ़ सरकार